कहाँ से निकलती है? अब मिलती कहाँ है गंगा में? चौसा। चौसा कौन कौन बोला है? छपरा न बोले हैं। तो निकलती है कहाँ से? मापचे चुंग से, और यहाँ मिलती कहाँ पे? छपरा में। दूसरा, बूढ़ी का गंडक नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से? अन्नपूर्णा श्रेणी से। मिलती कहाँ पे है? पहलेजा घाट में। तीसरा, बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? कहाँ मिलती है गंगा नदी में? हाँ, जगह का नाम? इसके बाद बागमती कहाँ से? महाभारत। ये आकर के थोड़ा यहां मिलती है, ठीक है। इसके बाद कौन नदी आती है? कमला। कमला के बाद कोसी कहां से निकलती है? हाँ, गोसाई धाम में। कहां के मिलती है? कुर्सेला कटिहार इधर आता है, इधर से इधर है। इसके बाद महानंदा कहां से निकलती है? कहां मिलती है? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी। कोसी के बाद ये महानंदा। ठीक है, खड़ा होइए। हाँ, बताइए इधर से आपको नदी का क्रम बताना। ये कौन सा नदी है? कर्मनाशा। कहां से निकलती है? हाँ, क्या कुछ ऐसा नाम है? कहां से निकलती है जी? रूम पे जाके देखी होगी। कहां से निकलती है? इसके बाद कौन सी नदी? कहां से निकलती है? कहां मिलती है? पटना मनेर। उसके बाद कहां से निकलती है? हाँ, कहां मिलती है? फतुआ। इसके बाद फल्गु। कहां से निकलती है? कहां मिलती है? गंगा मिलती है? नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे जाकर के सो जाती है। इसके बाद केवल। इसके बाद तो ये सब चीज एक बार में आप लोग को याद क्यों नहीं होता है? क्या है, कोई दिक्कत है? ग्रेजुएशन हुआ तैयो याद नहीं होता है? बैठिए। इधर याद है सबको? कल आए थे? चलिए लिखा जाए। नोट्स तो बना थी, मैप तो बना लिए थे कल ले। आज इसको शुरू करते हैं। बिहार अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र मतलब समझते हैं? हाँ, यह बिहार की नदियां, ठीक है। पटना घर। वही नोट्स के लिए देखो। बिहार में अफवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक। देखिए, बिहार में अफवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला, उत्तर बिहार की नदियां। एसी बंद नहीं है?
कहाँ से ऑन होता है? ऑन कीजिए इसको। उत्तर बिहार की नदियां और दूसरा दक्षिण बिहार की नदियां। पहला हेडलाइन दीजिए उत्तर बिहार की नदियां में। लिखिए, उत्तर बिहार की नदियों का उद्गम मुख्यतः उत्तर बिहार की नदियों का उद्गम मुख्यतः हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। लिख रहे हैं? काटना ना, वैसे नहीं करना, अभी पहले यही चलेगा। अब दोनों भाग में बांट दिए कि शॉर्ट लिखाएंगे नहीं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों में है उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों में है, डैश दे के लिखिए, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा आदि। ये सारी नदियां बिहार के मैदानी भाग से प्रवाहित होते हुए गंगा में जाकर मिल जाती है। गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है? पैराग्राफ चेंज कीजिए। बिहार के तीन ऐसे नदी, या ऐसे लिखिए, हाँ ठीक है, बिहार के तीन ऐसे नदियां जो उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती हैं, वो कौन कौन है? गंडक, हाँ बोले कभी? घाघरा, गंगा एवं कर्मनाशा। लिखिए, घाघरा, गंगा एवं कर्मनाशा। ठीक है? चलिए, अब एक एक नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स है जो इंपॉर्टेंट है, उसको लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडलाइन दीजिए, गंगा नदी। देखिए, ये ना हम लोग बाय के पूरा नहीं करेंगे, बस शॉर्ट लिखते चलेंगे जो इंपॉर्टेंट। गंगा नदी, ऊपर हेडलाइन दीजिए, उसके बाद पॉइंट पॉइंट देकर के लिखते चलिए। गंगा नदी उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर, ब्रैकेट में उत्तराखंड। गंगोत्री ग्लेशियर, ब्रैकेट में उत्तराखंड। कुल लंबाई 2225 किलोमीटर। कुल लंबाई 2225 किलोमीटर। ब्रैकेट में लिखिए,
तो वही ना 25 ना बोल रहे हैं, नहीं 25 किलोमीटर। इसमें ब्रैकेट में लिखिए बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई बिहार में अपवाह क्षेत्र 15,165 वर्ग किलोमीटर, मतलब गंगा नदी का जो टोटल अपवाह क्षेत्र है वो कितना है, लिखिए 15,165 वर्ग किलोमीटर। पंद्रह हजार एक सौ पैंसठ वर्ग किलोमीटर। बिहार में प्रवेश करती है कहाँ, लिखिए बक्सर के चौसा में। बिहार में प्रवेश बक्सर के चौसा में। इसके बाद लिखिए गंगा नदी के किनारे बिहार के 12 जिले स्थित है। डैश दे के लिखिए भोजपुर, सारण, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय। तो एक नहीं समझ में आ रहा है कि क्रम वाइज बोल रहे हैं। भोजपुर, सारण, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय तथा मुंगेर। भागलपुर, लखीसराय तथा मुंगेर। नेक्स्ट, पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा या सर्वाधिक है। पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक है। दूसरा स्थान भागलपुर। दूसरा स्थान किसका है, भागलपुर। गंगा बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। उत्तर दिशा से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां, नाम लिखिए अपने से। उत्तर दिशा से गंगा में आकर मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, एगो है बलान भी है, बलान, कोसी तथा महानंदा। कमला वाला में छोटी एगो है, ठीक है। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी एवं महानंदा।
दक्षिण की ओर से गंगा में मिलने वाली नदियां हैं कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय, हरोहर, ये सब नदियां। हरोहर भी एक नदी है, छोटी नदी है। एक लाइन और लिख लीजिए यहाँ पे, लेकिन नदी से नहीं लिखिए। झारखंड के साहेबगंज जिले में बिहार व झारखंड की सीमा बनती है। ठीक है, तो ये गंगा नदी हो गया। अब गंगा में उत्तर की ओर से जो नदियां आके मिल रही है, एक करके उसकी चर्चा करते हैं। पहला लिखिए घाघरा नदी। लिखिए उद्गम माप चाचुंगो हिमनद, तिब्बत। उद्गम स्थल मापचा चुंगो हिमनद, तिब्बत। अन्य नाम इसका दो है। अन्य नाम कर्नाली, ये नेपाल में इसको कर्नाली नदी कहा जाता है। अन्य नाम कर्नाली, नेपाल में इसको कर्नाली नदी कहा जाता है। वो सरयू, उत्तर प्रदेश में सरयू नदी कहा जाता है। कितना बजे टाइम है? कितना हुआ? कुल लंबाई 1080 किलोमीटर। घाघरा नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर। ब्रैकेट में लिखिए बिहार में इसकी लंबाई कितना? 83 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदी किसका? गंगा का नहीं, घाघरा का। इसकी प्रमुख सहायक नदी दो गो है। राप्ती के ब्रैकेट में लिखिए सबसे बड़ी सहायक नदी यही है, राप्ती। और दूसरा झरही। घाघरा का दो सहायक नदी है। देखो कभी कभी एकदम ट्विस्ट जब करेगा ना, तो ये सब क्वेश्चन में जा सकता है कि राप्ता या किसका सहायक नदी है, या झगरी, मतलब नहीं लगता, मतलब थोड़ा अननोन टाइप का नाम नहीं लगता है। हाँ, तो ऐसा इससे क्वेश्चन में अगर आपने थोड़ा सा तैयारी बढ़िया से कर लिया, तो यहाँ पे आप दूसरे को पीछे छोड़ सकते हैं। ठीक है, जहाँ उद्गम स्थल लिखे थे वहीं पे लिखिए गंगा में मिलन स्थल। कौन सा, कहाँ पे मिलती गंगा? लिखिए बिहार के छपरा, सारण में मिलन स्थल, बिहार का छपरा या सारण। और बिहार यूपी का सीमा बनाता है, तो लिखा ही दिए। चलिए, घाघरा हो गया। इसके बाद आ जाइए गंडक नदी। कल नहीं आए थे आप? कल आए थे तो नदियां तो छूट गया। हाँ, तो लिखिए, अभी लिखवा रहे हैं। गंडक कहाँ से निकलती है? तो लिखिए उद्गम अन्नपूर्णा श्रेणी, नेपाल। ये मिलती कहाँ है गंगा में? गंगा मिलन स्थल। जगह का नाम क्या है? पहलेजा घाटी, हाजीपुर पहलेजा घाटी। पहलेजा की पहाड़ी भी होता है।
अन्य नाम, गंडक नदी का कुछ अन्य नाम है। काली गंडक, सदानीरा, नारायणी। इसका नाम है काली गंडक, सदानीरा, नारायणी। कभी कभी इस पे पूछता है गंडक नदी बिहार में कहां प्रवेश करती है। ठीक है, तो लिखिए वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण से बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण, ब्रैकेट में पश्चिम चंपारण से बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। कुल लंबाई 690 किलोमीटर, इसमें बिहार में कुल लंबाई 690 किलोमीटर, बिहार में इसकी लंबाई कितनी है 260 किलोमीटर, 260। सोनपुर, हाजीपुर आदि इसी के किनारे स्थित है। कभी कभी पूछा जाता है सोनपुर नदी किस नदी के, सोनपुर शहर किस नदी के किनारे? हाजीपुर गंडक। इसी नदी पर सारण नहर और त्रिवेणी नहर का निर्माण हुआ। वो नहर जब पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे, सारण नहर और त्रिवेणी नहर। सारण चूंकि नाम दे दिया तो सबको पता है कि गंडक पे जहां सारण है। त्रिवेणी नहर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पे बना हुआ है? तो किस नदी पे है? गंडक। अब आ जाइए बूढ़ी गंडक, उद्गम स्थल और गंगा में मिलन स्थल। उद्गम स्थल कहाँ है? चौतरवा चोर, सोमेश्वर पहाड़ी। ईमानदारी से बताइए, जब कल पढ़ाए तो कितने लोग रूम पे जाकर के इसको रिवीजन किए? जब आप बोले थे कि ईमानदारी से झूठ नहीं बोलिएगा, आप लोग नहीं किए? नहीं की? हाँ, मुंह से झूठ पकड़ाता है, शकल से, है ना? पता है बच्चे लोग जब सीरियस होते हैं ना तो ना टीचर का भी ना मनोबल बढ़ता है। लगता है कि गोईठा में घी भी जो है ना भिंगा रहा है। वो भी टेस्ट का नंबर देख करके, जहाँ 40 में आएगा 9 नंबर 8 नंबर, तो बताइए क्या होगा? गुस्सा नहीं आएगा? मैक्सिमम 40 में 25 नंबर, वो भी जो क्लास टेस्ट है। क्लास टेस्ट में 100% नंबर आना चाहिए। पता नहीं अंदर का खुन्नस आप लोग का कब जगेगा, जब बुढ़ा जाइएगा तब एक ना एक दिन तो जगेगा कि नहीं नौकरी जरूरी है। लिखिए, और गंगा में कहाँ मिलती है बताइए? बूढ़ी गंडक गंगा में कहाँ मिलती है? जगह कौन सा है पूरा? लिखिए, गोगरी खगड़िया के पास गंगा में मिलती है। मोबाइल नहीं रखाता है टेबल पे? हाँ, पॉकेट में जो है खोस के रख रहे हैं, टेबल पे रख लीजिए, बैग में रख लीजिए। ये सब कौन स्टाइल है? अजब हाल है सबका। चौतरवा चोर से निकलती है, गोगरी खगड़िया के पास गंगा में मिलती है। इसमें 2-3 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहां से पूछता है बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी बूढ़ी गंडक। एक तो ये, यानी ऐसे याद रखिए बूढ़ी माता है, कोई बहुत दूर से चल के आ रही है, तो ऐसे ही बूढ़े होने के लिए 40, 50, 60, 70, 80 साल चाहिए। और सिर्फ वही नहीं, लंबी ही नहीं, बल्कि सबसे तीव्र गति से मिलने वाली भी नदियाँ, सबसे फास्ट भी। तो 2 महत्वपूर्ण इसमें होता है जो पूछता है, लिख लीजिए। बिहार में गंगा की सबसे सहायक नदी 320 किलोमीटर सिर्फ बिहार में इसकी लंबाई है। गंगा की सबसे सहायक नदी बिहार में, भारत में नहीं, वैसे दूसरा नदी है भारत में, यमुना है उसका। और एक और चीज लिख लीजिए, उत्तरी बिहार में सबसे तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली नदी, उत्तरी बिहार में सबसे तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली नदी।
बेतिया, खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर आदि ये सब इसी नदी के किनारे स्थित है। इसका प्रमुख सहायक नदी है कुछ कुछ जो कभी पूछा जा सकता है, लिखिए। सिकटा, सिकोटा, सिकटा, बलोर और तिऊर, तिऊर। सिकटा, बलोर, सिकटा, बलोर, तिऊर, ये 3 सहायक नदी है किसका? बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट लिखिए बागमती। कहां से निकलती है उद्गम स्थल? लिखिए शिवपुरी श्रेणी, महाभारत श्रेणी, नेपाल। शिवपुरी श्रेणी जो महाभारत श्रेणी का पार्ट है, नेपाल में उद्गम स्थल। और ये बेगूसराय में आकर के इसकी एक शाखा किस में मिल जाती है? बूढ़ी गंडक में। लिखिए बेगूसराय। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और लिखिए, ये एंट्री करती है सीतामढ़ी में। लिख लीजिए सीतामढ़ी का एक जगह है, सीता ब्रैकेट में डेंगू, डेंगू जो होता है ना वो डेंगू, डेंगू कोई जगह है सीतामढ़ी का कोई है? डेंगू ब्रैकेट में लिखिए सीतामढ़ी। में बिहार के सीमा में ये प्रवेश करती है। बेगूसराय में बागमती की एक शाखा किससे मिल जाती है? बूढ़ी गंडक से। लिख लिए। एक बहुत प्रमुख इसका जो है सहायक नदी है जो कई बार पूछा गया, नाम भी आप लोग सुने होइएगा, लखनदेई। नाम सुने? सुना है? नहीं सुना हुआ? लखनदेई तो सुन लीजिए। लखनदेई इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी। ठीक है। एक और फैक्ट इसमें है कि बागमती नदी नेपाल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और नेपाल की राजधानी काठमांडू इसी नदी के किनारे स्थित है। काठमांडू इसी नदी के किनारे से। इसके बाद कमला ना, लिखिए उद्गम महाभारत श्रेणी नेपाल, उद्गम महाभारत श्रेणी नेपाल, मधुबनी के जयनगर, मधुबनी के जयनगर में ये बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। मधुबनी के जयनगर में ये बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। कौन नदी? कमला नदी। और एक जगह है, एग्जैक्ट तो नहीं, मतलब बेगूसराय के आसपास की, इसकी एक शाखा किस में मिल जाती है? बागमती में, और दूसरी शाखा कोसी में। लिख लीजिए इसकी एक शाखा बागमती तो दूसरी शाखा कोसी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर
आप कल आए थे क्लास? नहीं आए थे। अच्छा, तो अभी बिहार की नदियां हम लोग लिख रहे हैं, एक एक करके आप कुछ पेज छोड़ दीजिए और लिखिए। कोसी जब से शुरू करेंगे तब लिखिएगा, अभी तो ये आधा हो गया। 328 किलोमीटर टोटल लंबाई इसकी, और बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर। ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण नदियां लिखिए। कोसी नदी, कोसी। उद्गम स्थल गोसाई धाम, लिखिए उद्गम स्थल गोसाई धाम। ये गोसाई धाम की चोटी जो है वो नेपाल और तिब्बत की सीमा पे है। बिहार में प्रवेश करती है, एक जगह है भीमनगर, सुपौल में। तीन चीज तो कॉमन आपको याद रखना पड़ेगा, मोटा मोटी बढ़िया बढ़िया नदी। कौन तीन चीज? उद्गम स्थल, बिहार में प्रवेश, और गंगा में मिलन। इसके अलावे कुछ कुछ फैक्ट होगा जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, जितना अंदर तक हम लिखा रहे हैं उतना अंदर तक कभी बीपीएससी नहीं पूछता है। बीपीएससी ऊपर ऊपर ही क्वेश्चन पूछेगा, उत्तर से मिलने वाला कौन है, दक्षिण से मिलने वाला कौन है, कोई विशेष नदी है तो उस गंगा में वो कहाँ जाके मिलती है, कहाँ से निकलती है, बिहार में कहने प्रवेश करती है, वो सब रेयर केस में, मतलब एकदम हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो तो पूछा सकता है। ठीक है। कोसी नदी लिखिए, उद्गम स्थल गोसाई धाम, बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? कौन नगर? भीमनगर। कहाँ? सुपौल। ठीक है। इसके बाद लिखिए इसमें कुर्सेला घाट, कटिहार। कटिहार में एक है कुर्सेला घाट, कुर्सेला जगह है, वहीं ये गंगा में आके मिलती है। कुर्सेला, वहीं पे ये गंगा में आके मिलती है। इसका अन्य नाम, नेपाल में इसका नाम लिख लीजिए, नेपाल में इसका नाम है सप्तकोशी। सप्तकोशी नेपाल में इसका नाम है। कुल लंबाई 730 किलोमीटर, बिहार में इसकी लंबाई 260। टोटल लंबाई इसका 730 है, लेकिन बिहार में कितना है लंबाई इसका? 260। 60। सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन और चर्चित, बिहार का शोक नदी। बिहार का शोक इसलिए क्योंकि वाकई में मतलब कुछ तो गलत कर्म बिहार किया होगा कि कोसी नदी बिहार में है ना। पहला लिखिए इसमें बिहार का शोक नदी। दूसरा, अपने मार्ग में परिवर्तन करने वाला नदी। मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है, मतलब इस साल पता चला कि बहा इधर से, तो अगला साल 100 मतलब 1 किलोमीटर दूर चला जाएगा। अब पता चलेगा पूरा नदी, इसकी चौड़ाई इतना है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मार्ग बदलता है। मार्ग बदलने वाला नदी, बाढ़ लाने वाला नदी। हाँ लिखिए, यही मार्ग बदलने और बाढ़ लाने के कारण इसको क्या किया जाता है? बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्या है? सौरभ? अच्छा, अंग्रेजी में बोल रहे। शोक का होता हम भी लग रहा है कुछ नया फैक्ट है क्या। तो ये कोसी नदी की है। अब देखिए, मतलब हंसने वाली बात ये है, जब आप मेंस पढ़िएगा तो इसका सलूशन क्या निकाला पता है? मेची से इसको लिंक कर दिया, मतलब क्या ही बोला जाए। हाँ, कोसी मेची लिंक लाइन। अब देखिए, इसमें हम और आप या सरकार कुछ नहीं कर सकती। कारण क्या है ना कि जैसे कोई नदी एक जगह से निकल रही है, एक जगह मान ली धार उसका है, तभी ना वो एक जगह जाएगा। ये जहां से निकलता है ना, वो एक्चुअली वहां एक जगह है ये नहीं, इधर से इधर से इधर से, इसलिए जो है ये लगातार जो है अपना मार्ग बदलते रहता है। ठीक है, तो कोसी नदी हो गया।
उत्तरी बिहार में बाढ़ की सबसे ज़्यादा समस्या यही लाता है, यही डुबाता है, सब चीज़ तो लिखाई दिए। उत्तरी बिहार का और कोई नदी बचा है? अच्छा, महानंदा, हाँ। अच्छा, एक चीज़ और इसमें लिख लीजिए, बलान नदी, नहीं छोड़िए, इसमें ये कमला नदी का था ना, कमला हो गया, हाँ कमला बलान तो हो गया। बलान नदी कमला नदी में मिलते इसलिए इसका संयुक्त नाम कमला बलान हो गया, तो कोई बड़ी चीज नहीं। महानंदा लिखिए, उद्गम स्थल कहाँ है महानंदा का? महाल्दी राम की पहाड़ी, तो ये याद हो गया, लेकिन मापचा चुंग किसी को याद नहीं हुआ। और कौन सी घाघरा कहाँ से निकली थी, कर्मनाशा कहाँ से निकली थी जी? कैमूर की पठारी, क वो याद नहीं हुआ, नहीं याद नहीं था ना, तो काय बोले? हाँ बोले थे, हाँ खाली कैमूर, पठारी कौन बोलेगा? डर जाते हैं क्या हमें, का पूछते हैं तो? अरे तो हमसे डरने की जरूरत है? हम, आपको लगता है कि हम खाली बोलते हैं, हम मारेंगे कभी? इतना दिन से क्लास ले रहे हैं, कभी पीटे हैं किसी को? तब हमको गुस्सा इस बात का आता है कि जब हम मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, तो आप रिस्पोंड काहे नहीं कर रही? ठीक है, इस बात का गुस्सा, और गुस्सा आना जायज भी है। आपके परिवार के सदस्य, आपके माता पिता भी होंगे ना, तो वो गुस्सा करेंगे, क्योंकि आप इस बात को जान रही हैं। स्पेशल लड़के लोग कान खोल करके सुन लीजिए, कुछ नहीं बदला है। नहीं कहते महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो अभी के समय में भी देख लीजिए कलकत्ता की कहानी, देख लीजिए मुजफ्फरपुर की। नौकरी नहीं कीजिएगा ना, कुत्ता से बदतर जिंदगी जिएगा। एक एक रुपया के लिए मोहताज होइएगा कि दे दो दे दो दे दो। ऐसे हम लोगों की मम्मी पापा वाला कहानी गया जमाना, ठीक है। आने वाला समय में क्या कुछ परिवर्तन हो जाएगा कोई नहीं जानता है। कम से कम नौकरी ले लीजिए कि जिंदगी कटेगा, कटने लायक तो बन जाए। खुशी नाम का चीज़ तो रहता नहीं है, क्योंकि चीज़ें, समय बदल गया है। पहले 18-20 साल में शादी ब्याह हो जाता था। जब तक ये सोचने का मन करे कि अच्छा है या खराब है, तब तक एक दो बाबू हो जाता था, फिर जिंदगी कटना ही कटना है। लेकिन अब चीज़ें बदल गई है। नौकरी नहीं लीजिएगा ना, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कौन सा लाइफ हो जाएगा। और लड़का लोग, उससे भी बदतर स्थिति होगा आपका, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेवारियां होगी, ठीक है। अभी के समय में ये मौका है 2025 तक ना, एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हर एक क्षेत्र में। मैं ये नहीं कहता हूं कि बीपीएससी और यूपीएससी, आप कीजिए अंतिम तैयारी, बिल्कुल मैं आपका सपोर्ट करता हूं, लेकिन पहले नौकरी ले लो कोई बढ़िया सा। अगर एक साल में नौकरी नहीं ले पाए ना, 24 और 25, नवंबर 25 में ना चुनाव है विधानसभा का, उसके बाद आपको पता चलेगा। अभी ना नौकरी पिटारा का पिटारा जैसा जो है बंट रहा है। एक एक आदमी जो सीरियस है ना पढ़ने वाला, वो बहुत सारा रिजल्ट दे रहा है। आप लोगों को पता नहीं पढ़ने में क्या हो जाता है। पढ़ाई के अलावा सब चीज़ में मन लगता है, पढ़ाई में नहीं मन लगता है। और कोई टाटा बिरला नहीं है, अंबानी, कि नहीं पढ़िएगा तो बाबूजी का 100 बीघा जमीन है? हमको नहीं पता है 100 बीघा जमीन, नहीं। चीज़ें बदल जाती है। हम लोग के साथ जो ज्वाइन किया या और हमारे पहले, यार एकदम चीज़ बदल जाता है। आपके पास 50,000 70,000 की सैलरी आएगी यार, वो भी एक के महीना में, 2 महीना में नहीं, एक के महीना में लगेगा। आज सैलरी आया है, ये सब सोचते सोचते 10 तारीख पार हो जाएगा, फिर लगेगा 10 दिन हो गया, फिर पता चला 10 दिन पार हो जाएगा। और फिर जब 20 तारीख क्रॉस कीजिएगा ना, तो अंदर अंदर खुशी होगा, 10 दिन के बाद फिर आ जाएगा 70,000। उसके बाद आप अपना भी बढ़िया से शॉपिंग कर सकते हैं, जो खरीदना होगा खरीदिएगा। परिवार को, पापा को सपोर्ट कीजिएगा। आप उस पल को याद कीजिए जब आप अपने पैसा से कुछ खरीद करके अपने बाप को दीजिएगा, अपने माँ को दीजिएगा। समझ सकते हैं वो कितना बड़ा पल होता है। लेकिन आप लोग जो नौटंकी के कारण रिजल्ट रुकेगा ना, तो फिर समझ में आएगा 2-4 साल के बाद। तो ये सब चीज़ तो सोचते हैं नहीं, पता नहीं पढ़ने में क्या हो जाता है। और ये मौका बार बार नहीं मिलता है। पहले बीपीएससी 5 साल में एक बार होता था, और इतना आसान भी नहीं है जो सोच रहे ना कि चिटमुजिया जैसा पढ़ेंगे तो हो जाएगा। बेवकूफ़ नहीं है कि जो है ऑफिस छोड़ करके आपके यहाँ लोग पढ़ा करके पढ़ाने के लिए आता है ताकि कुछ हो जाए, है ना। ऐसे लोग जो मान लिया जाए जिसको थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा 1,00,000 2 लाख फी जो है नहीं कर सकता अफोर्ड, तो उसके लिए कुछ किया जा सकता है। 100-200 अधिकारी मिलकर कुछ डोनेट करता है तो कोचिंग चलता है, पता है कि नहीं चलता?
लूट के तो पैसा नहीं लाते हैं कहीं से, अपने पॉकेट से ना, सैलरी का ना पैसा भरते हैं आप लोग के लिए, ऊपर से पढ़ाते भी हैं। तो ये आप लोग नहीं समझिएगा तो क्या होगा, किसका क्या होगा, कुछ होगा तो बाद में 2-4 साल के बाद जब शादी ब्याह हो जाएगा तो दे दे बाबू, दे दे बाबू करते रहिएगा, है ना। 1 रुपया जब आपका बच्चा मांगेगा ना कि मम्मा हम कोई टॉफ़ी चाहिए, तो उसमें आपको जाना पड़ेगा अपने हस्बैंड के पास कि दीजिए ना बाबू मांग रहा है। उस समय महसूस कीजिए कैसा लेगा, और आप ही के साथ पढ़ने वाला कोई लोग सिलेक्शन ले लेगा और उसका स्टेटस देखे अंदर अंदर कुढ़िएगा, कुढ़िएते रहिए। तो खोलिए अपना दिमाग, खोलिए, अब भी समय है, 2-3 साल हर किसी के पास, पढ़िए। नहीं तो 10-10 हज़ार के लिए ना फैक्ट्री ज्वाइन कीजिएगा, और जोमेटो और कौन सी वाला जो बॉय काम करता है उसको कौन बॉय कहता है, वही करना पड़ेगा, ठीक है। और बद से बदतर ज़िंदगी हो जाएगा। बस थोड़ा सा 1 साल आपकी ज़िंदगी का चाहिए, बस 1 साल। हमको पैसा दे दीजिएगा, प्रेरणा को क्या सैलरी दे दीजिएगा, हमारा सिलेक्शन हुआ तो हम किसको सैलरी दे दिए। तो कम से कम सीरियस होइए, अभी भी सीरियस होइए, ठीक है। सब खुशी बाद में, सब जो है ना, सब दोस्ती यारी इश्क मोहब्बत सब तिलहंडा लेने चल जाता है जब आपका सिलेक्शन नहीं होता। लात मार देगा, या मार के चली जाएगी या चला जाएगा। अपनी काबिलियत खुद सिद्ध करना होता है, कोई नहीं आता है आपको, आपके पास। एक समय के बाद आपके माँ बाप भी ना, उसको जितना पावर रहेगा उतने ना करेगा जी। हमारा बाबूजी 5,000 कमाता है तो हम अपेक्षा कहाँ से करेंगे कि 20,000 हमको देंगे पटना में एकदम रहने के लिए। तो उसको जितना हिम्मत है वो कमा रहे हैं। कम से कम आप तो अपने आने वाले बच्चों के साथ अच्छा सोचिए, वरना आपके बगल वाली का बच्चा जाएगा सेंट माइकल और इथी में, आप भेजिएगा प्राथमिक विद्यालय सरकारी स्कूल में, तो पता चल जाएगा, ठीक है। हम सिर्फ आपको नहीं बोल रहे हैं, आप पढ़ने में अच्छी हैं हमको पता है, मैं सबको बोल रहा हूँ, ठीक है। दाढ़ी वाढ़ी रखने से कुछ नहीं हो जाता है, हीरो नहीं बन जाइएगा, सिलेक्शन लीजिए। हाँ, टाइम नहीं मिल पाता है, पता है। आप मोदी जी का जो है, मोदी जी से भी ज़्यादा काम करते हैं, हाँ ना, ठीक है, वो सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमको मत सिखाइए, जिस उम्र में आप है ना उस उम्र में हम भी गुजरे हैं। सिलेक्शन ले लीजिए, दाढ़ी के आप मोछ पे तो पूरा आप नहबे नहीं कीजिएगा, हमको क्या मतलब उससे सिलेक्शन ले लो भाई। अभी देख रहे हैं एक दानापुर के एसडीओ प्रदीप कुमार सिंह, मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करता क्योंकि हर किसी का अपना जीन और जनरेशन होता है, लेकिन उसके देखने से लगता है कि वो, उसको देखने से आप क्या एक्सेप्ट कीजिएगा। अब तो थोड़ा सा मान लीजिए, पटना के डीडीसी बन के आ रहे हैं हम लोग के यहाँ, थर थर कांपता है उससे पूरा सिस्टम। कैसा लगता है देखने में, क्या फ़र्क पड़ता है आपका दाढ़ी हो, गाल काला हो, नीला हो, नाक हो या ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। कुछ नहीं होता है, सब शरीर मिट्टी है। 40-45 साल के बाद ना सभी झुरझुरी हो जाएगा, लाल लाल जो लिखता है ना टमाटर जैसन, सब झुरझुरी हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बचेगा। एक सैलरी है जो 60 साल तक मिलता रहेगा उसके बाद पेंशन भी मिलेगा, एनपीएस भी मिलेगा, इंक्रीमेंट भी लगेगा। और बीपीएससी के हर एक पद में ना मलाई है, जितना सैलरी उसका कई गुना मलाई, ठीक है। तो इसलिए अपने बारे में, आने वाले अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए और पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, समझे। अपेक्षा करते हैं कि कुछ हो ही दिमाग में घुसा होगा। लिखिए, कहाँ लिखा रहे थे, महानंदा, माँ हल्दीराम की पहाड़ी, दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल में ये उद्गम स्थल इसका है। बिहार में किशनगंज में ये प्रवेश करती है, ठीक है। और गंगा में कहाँ मिलती है, मनिहारी, कटिहार के मनिहारी में गंगा में मिलती है ये। इसकी एक सहायक नदी है मेची, किशनगंज से, किशनगंज में इससे मिलती है मेची। ये महानंदा का ही सहायक नदी है मेची, जिसको कि कोसी से जोड़ा गया है। ताकि इसलिए जोड़ा गया कोसी से, ताकि कोसी का कुछ जो पानी है ना, जैसे कोसी जब पानी लेकर के आती है तो बहुत चौड़ा ना हो, वो चौड़ा ही ना ज़्यादा ना है, फैल रहा है लगातार। और वो मतलब ऐसा बताया जाता है कि पहले जहाँ कोसी नदी बहती थी उससे लगभग 1 से 2 किलोमीटर अब ज़्यादा फैल गया है,
चूंकि मैं गया था वहाँ सुपौल, मेरा 67 का एग्जाम था, तो मैं जब वहाँ से आ रहा था तो एकदम लग रहा था कि गंगा का 4 गंगा जो है ना, इतनी चौड़ाई इसकी थी कोसी नदी की। तो बताया जाता है कि उसका कारण यह है कि पानी डिग जाता है। हमने क्या बताया, ये भी इधर उठा हुआ है, ये भी उधर उठा हुआ है, थोड़ा सा ही भैया। और एक्चुअल में दिक्कत क्या है ना बिहार में बाढ़ का, ये पूरा ऐसे होना चाहिए ना, मतलब उधर से एकदम पूरा शुरू होना चाहिए, यहाँ भागलपुर के पास थोड़ा सा क्या है, उठा हुआ है, इसके कारण पानी डिग लगना स्वाभाविक है। अब कहिएगा सर उसको अंदर से काहे नहीं कर सकते थे, बोले ना कि 50-50 करोड़ रुपया लगेगा, 100 करोड़ रुपया लगेगा इसको एक बार गाद जो है गंगा नदी के अंदर, गाद मतलब समझते हैं, जो भरा हुआ है उसको हटाने के लिए, तो उतना हमारे पास बजट है नहीं ना, तो लगना है। तो इससे क्या किया गया ना कि कोसी का कुछ नदी को मेची नदी के माध्यम से किस में ले जाया जा रहा है, महानंदा में, ताकि ये जो जहाँ डिक लगा हुआ रहता है ना ये पानी इधर आ जाए। लेकिन पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है, लेकिन चलिए। तो ये हो गया बिहार की नदियाँ पूरा कंप्लीटेड, मतलब ये उत्तर बिहार की नदियाँ, ठीक है। इसमें कोई हम फिर पूछेंगे, एक एक चीज़ पूछेंगे, नहीं पूछिए नहीं बताते हैं तभी हमको गुस्सा आता है, ठीक है। कभी भी एक चीज़ समझ लीजिए, एक टीचर के लिए ना स्टूडेंट के वही प्रेम होता है जो एक भाई बहन और माँ बाप में, या जो है बेटा बेटी इस तरह जो रिलेशन में होता है। गुस्सा क्यों आता है, ये इतना ही गुस्सा हमको अपनी बहन पे आता है जब क्लास में उसको डांटते हैं, भले वो बाद में खाना वाना नहीं बनाए समय पे, उसका वो अधिकार है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा हम डांटते हैं, ताकि हम जानते हैं कि उसका जो उम्र है ना वो अभी उतना नहीं सोच पाएगा। स्वाभाविक है, आप लोग का जो उम्र है वो अभी आप बहुत फ्यूचर को बहुत अच्छा से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। लिखिए दक्षिण बिहार की नदियां। दक्षिण बिहार की नदियां में सबसे पहले लिखिए कर्मनासा नदी। उद्गम स्थल कहाँ है, कैमूर जिला का एक जगह है सारोडाग, है ना, कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, जगह का नाम है सारोडाग, ठीक है। ये भी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, तो पहले लिखा दिए। गंगा में कहाँ मिलती है ये, चौसा, बक्सर के चौसा में ये गंगा से मिलती है। इसमें एक भी इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी एक सहायक नदी है जो कई बार पूछा गया, दुर्गावती, है नहीं लगता है, दुर्गा नाश करने वाली, मतलब ऐसे तो काली नाश करने वाली होती है, तो उसी तरह से दुर्गा नाश करने वाली, तो दुर्गावती सहायक नदी है किसका, कर्मनाशा का। इसमें और ज्यादा नहीं है, वैसे इसको देखा जाए तो सबसे अपवित्र नदी कह सकते हैं। दूसरा लिखिए सोन नदी। उद्गम स्थल इसका अमरकंटक पहाड़ी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश। अमरकंटक की पहाड़ी, बैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश। रोहतास, बिहार में यह रोहतास जिले में प्रवेश करती है। बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, रोहतास जिले में, और ये गंगा में मिलती है कहाँ, मनेर। मनेर कहाँ है, पटना। एक महत्वपूर्ण लिख लीजिए इसमें, बिहार में ये ऐसे लिखिए, दक्षिण बिहार की नदियों में सबसे प्रमुख नदी, दक्षिण बिहार की नदियों में सबसे प्रमुख नदी है ये, जो गंगा में मिलती है, ठीक है। अब प्रमुख महत्वपूर्ण जो भी बोलिए। कुल लंबाई 784, बिहार में 202, 784 बिहार में 202।
कुल लंबाई 784, बिहार में 202। सोन नदी पर ही एक बांध बना हुआ है, लिख लीजिए, डेहरी बांध। डेहरी बांध इसकी प्रमुख सहायक नदी है और यहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। सबसे ज्यादा जो पूछा गया, लिखिए, उत्तरी कोयल, रिहंद और कन्हर। हाँ उपेंद्र, ठीक। कौन कौन नदी? उत्तरी कोयल सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी, बीबीआई लिख लीजिए इसको। रिहंद और कन्हर, कनहर, कन्हर, ठीक है। 3 प्रमुख नदी है, सहायक नदी इसका। कर्मनाशा हो गया, सोन हो गया, उसके बाद पुनपुन। लिखिए, उद्गम कहाँ है पुनपुन का? पलामू, झारखंड। बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? ये कुछ ज्यादा नहीं पढ़ लिए। बिहार में प्रवेश करती है फतुआ में, गंगा में मिलती है फतुआ में, लेकिन प्रवेश कहाँ करती है? गया। बिहार में गया में ये प्रवेश करती है। यह एक मौसमी नदी है जो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? सूख जाता है। मौसमी नदी। इसमें एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है बार बार। ये दक्षिण बिहार से जो मिलती है नदियां, तो पुनपुन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ये निकलती है इधर झारखंड है, ठीक है। ये मोटा मोटी ऐसे ऐसे होते होते ऐसे 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 पटना के फतुआ के पास जाकर के मिलता है ऐसे, यानी कि गंगा के समानांतर चलने वाली नदी है ये, ठीक है। लिखिए, पटना में गंगा के समानांतर प्रवाहित होती है। ये पटना में आती है इधर से यहीं, लेकिन ये धीरे धीरे कहाँ? फतुआ तक चली जाती है। पटना में गंगा के समानांतर चलने वाली नदी। इसके बाद लिखिए, क्यूल नदी। इसके बाद कौन है? फल्गु है। फल्गु कहां से निकलती है ये? लिख लीजिए, हजारीबाग। ये गंगा में मिलती नहीं, जाके क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाता है। और लिखिए, यह नदी लीलांजन, इसका दूसरा नाम निरंजना नदी, पहले लीलांजन, लीलांजन ब्रैकेट में लिखिए निरंजना। नीलांजन, निरंजना और मोहना नदी के मिलने से बनती है। इसकी एक शाखा पुनपुन में भी कभी कभी मिल जाती है जाके, ठीक है। इसी नदी पर कौन सा शहर स्थित है? गया शहर। और गया का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, विष्णुपद मंदिर। कौन बनाए थे? अहिल्याबाई। गया की
विष्णुपद मंदिर फल्गु नदी के किनारे ही अवस्थित है, ठीक है। और वहीं पे जाके क्या होता है, पिंडदान होता है। गंगा मैया का, अरे गंगा मैया कहते हैं, सीता मैया उसको श्राप दिया था, क्या श्राप दिया था कल को बोल रहा था कोई? हाँ, पानी क्या रहता है, उसमें पानी रहते हुए भी ना सर वो सूखा हुआ प्रतीत होता उसमें पानी नहीं रहता है। रहता है, लेकिन सर सूखा हुआ प्रतीत होता है। बालू होता है, काफी बालू रहता है। तो ऐसे भी तो नदी में बालू हटाने के बाद ही ना पानी आता है। सर तो पानी तो ऊपर से फ्लो रहता है। मतलब इस बात को मानते हैं कि गंगा मैया को कोई सिर्फ शराब दे देगा तो पानी से चल जाएगा, मतलब दिमाग नहीं है, हम वही ना पूछ रहे हैं। कहावत कुछ और कहता था, तो क्या हम मान लें? मतलब सोचने समझने वाली है कि नहीं ये चीज? कल्पनीय है। एक नहीं लगता है कि कल्पना भरी कहानी है, उससे कुछ सीख लीजिए, ये हो सकता है। लेकिन एकदम मैं ये नहीं कि मैं आस्था पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, आस्था बिल्कुल होना चाहिए। अगर एक कप को आप मान रहे हैं कि ये है तो ये है, आपको पता चलेगा जब आपके लाइफ में कुछ ऐसा होगा, और वो हमने झेला है। मैं पहली बार 60वीं बार 60वीं का इंटरव्यू दिया और टोटल 6 इंटरव्यू फेस करके आज जाकर के सिलेक्शन लिया हूँ, 1-2 नहीं, 5 में फेल हुआ, 6ठा में जाकर के पास हुआ। सोचिए वो कैसा दर्द होता होगा जब आप, और कभी भी मेरा मेंस नहीं रुका, जितना बार मौका मिला हमने दिया। जब फाइनल सिलेक्शन से इंटरव्यू दे करके आने के बाद पल भर में आप हीरो बनने वाले होते हैं और जीरो बनते हैं, तो वो पल कैसा होता होगा आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता के लिए। वो दर्द भरी कहानी होती है। तो वैसे में एक समय आपको ऐसा लगता है कि यार सब खत्म हो गया। तो स्टार्टिंग में जब आप 1-2 बार फेल होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, मतलब होता है तकलीफ, किसको नहीं होगा। लेकिन उस समय ना आपके अंदर प्रेशर थोड़ा ये नहीं रहता, जैसे आप अभी तैयारी हंस खेल के कर रहे हैं, तो एक बार फेल भी हो जाइएगा तो बहुत दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहली बार आपको तकलीफ होगा। उसके बाद आप ही वो शख्स हैं जो अपने परिवार के, अपने माता पिता के इस दर्द से उसको निकाल सकते हैं। वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। जब रिजल्ट रुकता था तो किसी के सामने रो नहीं सकते थे, क्योंकि हमको पता था अगर हम रो गए तो फिर क्या होगा सबका। लेकिन जब रोना होता था तो दरवाज़ा बंद करके अकेले में रोते थे। उसके बाद आपके अंदर प्रेशर आना शुरू होता है, फैमिली, गांव, मोहल्ला। हमें यहाँ तक भी कहा गया था कि ये तो बहुत पढ़ लिया, अब इसके नाम से मंदिर बनाया जाए, ऐसा भी गोतिया होता है। जिस दिन मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं आता था उस समय बगल में लोग डीजे बजा के डांस करता था, लेकिन हमने भी तो ठान रखा था कि हमें भी परिवार को जवाब देना है, मतलब गोतिया या जो भी होता है जवाब देना है। तो लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, आपके ईमान का है, आपके कॉन्फिडेंस का है, आपके माता पिता का जो गर्व वाला पल होता है ना, उसके इज्जत का है। ये सारा लड़ाई जब एक बार मिल जाता है ना, तो फिर आदमी क्या नहीं कर सकता। ये बीपीएससी के कोई चीज़ है, ये सब चीज़ बस आपके अंदर वो खुन्नस पैदा होना चाहिए। अब वो होगा एक बार फेल होने के बाद ही। हम नहीं चाहते कि आप फेल हो, लेकिन वो होना चाहिए, ठीक है। बीपीएससी आसान नहीं है, लेकिन उसके लिए आसान है जो इतना ज़्यादा लड़ाई लड़ा है। इस तरीके से तैयारी किया जाए तो ज़रूर होगा। पुनपुन हो गया, हाँ, फल्गु हो गया। फल्गु में और कुछ बचा हुआ है? हाँ, वही सीता मैया वाला नहीं, वहीं पे पिंडदान, वहाँ पे लिख लीजिए। फल्गु नदी में बिहार का प्रमुख जो एक नदी है जहाँ पिंडदान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लिखिए फल्गु के बाद 1-2 और नदी थोड़ा लिख लीजिए। अजय नदी, हाँ क्यूल नहीं लिखा है, लिखिए क्यूल नदी लिखिए। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड, ये बिहार में प्रवेश करती है। एक जगह है जमुई जिला, और जमुई जिला का सप्त पहाड़ी, जमुई जिला के सप्त पहाड़ी के पास ये बिहार में प्रवेश करती है। सप्त पहाड़ी, और लखीसराय के सूर्यगढ़ा के पास आकर के गंगा में मिल जाती है। लखीसराय के कहाँ?
सूर्यगढ़ा, के पास आकर के गंगा में मिलती है। एक दो और लिख लीजिए। अजय नदी जमुई निकलती है, जिसका एक पहाड़ी है बटपाड़। अजय नदी जमुई के बटपाड़, बट और पाड़ो, बटपाड़। ठीक है। बटपाड़ लिखिए। बिहार में झारखंड देवघर, बिहार में देवघर, बिहार से झारखंड, झारखंड का कहाँ, देवघर, ब्रैकेट में लिख लिए देवघर, तथा वहां से पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए, बिहार से देवघर, देवघर से पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए ये गंगा का एक निकलता है भागीरथी नदी, भागीरथी में जाके मिलती है। कौन नदी? अजय। एक और नदी छूट गया, उसको लिख लीजिए सकरी नदी, ये पूछा जाता है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है सकरी नदी, सकरी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। नवादा में एक जगह है गोविंदपुर, गोविंदपुर, वहां पे ये गंगा में आके मिल जाती है, अरे बिहार में एंट्री करती है। तो ये हमारा नदी पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है। चलिए अब हेडलाइन दीजिए, बिहार की मिट्टी। बिहार की मिट्टी। अब मैप बनाइए बिहार का। मृदा, कुछ ऐसा। बड़ा बनाना पड़ेगा।
मैं बना जैसे जैसे हम रंग रहे हैं उसको रंगे। ये क्या हम पढ़ रहे हैं? बिहार की मृदा। इसको पहले बनाइए। गंगा को थोड़ा नीचे कर लीजिए, क्योंकि मैप छोटा है ना। आप अगर एडजस्ट कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम अपने सुविधा के अनुसार किए। ठीक है।
बन रहा है। अगर बिहार की मिट्टी के बारे में पूछो तो अच्छा चित्र बना कैसे बना? बिल्कुल बनाना है। थोड़ा इतना ज़्यादा बड़ा बना दिए, हटाएं कहाँ से। अच्छा ठीक। कितना टाइम हुआ? 31 हो गया ना। अच्छा बना देते हैं, कल इसको समझाएंगे लिखाएंगे। नाम खाली फास्ट बनाइए।
ये सब मैप सेव होता है? क्योंकि टाइम लगता है ये सब करने में। ठीक है, समझ रहे थे कि अभी तक पूछे का ही नहीं। अब पता चल रहा है ना कि बीच में भी कोई रीजन है? हाँ, हो गया। कितना मिट्टी है टोटल? हम्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, लिखिए सबसे पहले आप पर्वत पदीय मिट्टी। रेड से लिखा जाए क्या? पर्वत पदीय मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। पोर्टजोलिया। तराई मिट्टी, तराई मृदा। बांगर मिट्टी, बांगर मृदा। खादर मिट्टी। अगर किसी के पास बढ़िया फ़ोन हो तो मेरा फ़ोटो भी खींच सकते हैं, देखो भेजिएगा मेरे पास, मैप बढ़िया से बना रहे हैं तो। बांगर मृदा। ये कौन सा हो गया? खादर मिट्टी। हम भी बहुत बूढ़े नहीं हो गए अभी, है ना? समझ रहे ना? तब खादर मृदा खींच लिए? नहीं खींचे? एक दो फोटो तो खींचो विरदू, मैं बनाते हुए। अभी नहीं, जब मान लिखेंगे तब। कगारी मिट्टी, ये हो गया कगारी मिट्टी। ये वाला जो है ना, अच्छा जैसा कलर वैसे करे तो ज़्यादा अच्छा है। उधर से खींचो, यहाँ से। कगारी मृदा। टाल मिट्टी, टाल मृदा। ठीक, 2 4 10 को खींचो, उसमें एक आगो अच्छा आएगा। भागने का लगता है? चार ऐसे थोड़ी ना होता है। करेल केवाल मिट्टी, करेल केवाल मिट्टी। ये ब्लैक वाला जो है ना, ये है करेल केवाल मिट्टी।
करैल केवाल मिट्टी, करैल केवाल मिट्टी, करैल केवाल मिट्टी। हो गया, बढ़िया। वीडियो कहले बना रहा है जी? बलथर मिट्टी, बलथर मिट्टी, ये रेड वाला हो गया। ये हो गया बलथर मिट्टी। बढ़िया खींच रहा है कि नहीं कहूँ? बलथर मिट्टी, चेहरा नहीं दिख रहा है। बलथर में लाल बलुआ, लाल बलुआ युक्त मिट्टी। गड़बड़ हो गया, लेकिन लाल बलुआ युक्त मिट्टी और लाल पीली मिट्टी, रेड, एक गड़बड़ा गया। रुके तो हमको पता है कि उससे एक भी फोटो बढ़िया नहीं खिंचाया होगा। गड़बड़ हो गया। आप भी रेड बना दिए क्या? नहीं सर, कहाँ? ये पीला कलर जाएगा थोड़ा, ठीक है। ये लाल पीली मिट्टी हो जाएगा। ये हो गया थोड़ा सा लाल पीली मिट्टी, ठीक है। थोड़ा हो गया पीला और थोड़ा हो गया ठीक। अब ये हो गया लाल बलुई मिट्टी। अब लिख, लाल बलुआ युक्त मिट्टी हो गया ये वाला। लाल बलुआ युक्त मिट्टी, और सबसे लास्ट में हो गया लाल पीली मिट्टी। ये लाल पीली मिट्टी, ठीक है। हो गया, टाइम भी हो गया थोड़ा। बस ये मिट्टी का प्रकार है, बस समझ लेना है। कल संडे है, कल लंबा क्लास खींचेगा, ठीक है, कम से कम 2-3-4 घंटा का, और कोशिश करेंगे कम से कम ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट कर दें, ठीक। थैंक यू। हाँ, बस आ रहे हैं।